हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे 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 विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हर महीना टेस्ट होता है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, और हर महीना टेस्टवा का जो क्वेश्चनवा का आंसर होता है हम लोग मिलवाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए, जो सितंबर महीना में आप लोगों ने टेस्ट दिया है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मिला लेते हैं। खूब बढ़िया से मिलाइएगा, ठीक है। आप सबका सब सही बनाए हैं, मुझे पता है। चलिए मिला लेते हैं। कल आइएगा तो कल शाम हम पूछबे करेंगे कि किनका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, खूब बढ़िया से मिलाइए बाबू। ओके, चलिए। हाँ, तो आपको आर्टिकल से पढ़ाया गया था, ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज लिखा गया, डैश डैश आइडियल टीचर, यानी ए एन और द का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा। आप याद कीजिए, मैंने आपको साउंड पढ़ाया था, वॉयल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉयल साउंड आता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ ये भी पढ़ाया गया था कि जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये भी बताया गया था कि नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के अनुसार ही ए और एन का प्रयोग होगा। अगर इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब होगा तो ए एन का प्रयोग उस एडवर्ब के साउंड के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए भरते हैं किसमें क्या भरा जाएगा। तो चलिए, आइडियल टीचर, हाँ टीचर नाउन है, मिल गया। तो आइडियल के लिए क्या होगा, ए होगा या एन होगा। तो एन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक का बी हो जाएगा। अगला है डैश डैश राइस। राइस क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है डैश एम ए। एम ए ए ए ए आ रहा है ना, तो ए कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड है तो एन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बी डी ओ। बी डी ओ यानी कि ब आ रहा है, तो ब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। उर्दू। उर्दू के पहले नहीं लगेगा सर, ए एन कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था प्रॉपर नाउन आएगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लगेगा, वो उर्दू के पहले ए नहीं लगेगा। वैसे भी द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के पहले हम द का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगर उर्दू लैंग्वेज होता तब हम क्या करते हैं, तो ओ ए एन द का प्रयोग किया जा सकता था। ध्यान से सुनिएगा। अगला है डैश 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 वेरी गुड इंजीनियर्स। फिर से देखिए, यहाँ पे इंजीनियर्स यानी प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आ गया तो भी नो आर्टिकल्स होगा, क्योंकि यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है ही इज डैश 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 ऑनेस्ट मैन। हाँ चलिए, ये ठीक है। तो जब ऑनेस्ट आया तो ऑनेस्ट के लिए ए या एन, तो अ आता है ना, तो इसके लिए एन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बाबू 8 नंबर। दिस इज इंक। इंक क्या है, इंक एक मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल्स होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही इज यूरोपियन। जी हाँ, यूरोपियन क्या है सर, तो यूरोपियन एक नाउन है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भले ई यानी वॉवेल आया है, तो वॉवेल देखकर एन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमें साउंड पे जाना है। यूरोपियन यानी य आ रहा है ना, और जब य आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। अगला है सी इज डैश डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ध्यान सुनिएगा, एक्सट्रीमली है और ब्यूटीफुल है, क्या इसमें किसी प्रकार का नाउन दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नो आर्टिकल्स होगा। एक एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, लेकिन कोई नाउन नहीं ना है। अगर यहाँ पर कोई गर्ल लिख दिया गया होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ए एन का प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स का क्वेश्चन हो गया। पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर। बेटर डिग्री आपको पढ़ाया गया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल चूंकि दो वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है पॉजिटिव डिग्री ऑफ ब्रोस्ट। सुनिएगा, इसका बैड वाला होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव बना है, तो लिटिल का लेस बताया गया, फिर याद रखिएगा, लेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, नहीं, ध्यान दीजिएगा, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नहीं तो शब्दों को मिलाते चलिए तो वाक्य बन जाएगा, नहीं बनेगा, जब तक उसका सार्थक ना हो, जब तक वो उससे कोई भाव स्पष्ट ना हो, तब तक हम उसे वाक्य नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा।
निम्न पदों में कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, पूछा है वाक्य का प्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये विधिवाचक वाक्य का प्रकार है, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार है, विस्मयादि बोधक ये भी वाक्य का प्रकार है, शब्दवाचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेजनी, हाँ आप लोग 90 में 10वां का पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के बाद आगे देखिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो सभी को पता है कि कार्बोनरी संगठन से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया था, मेटरनिखवा था, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालवेरिन एक कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, सबको बताया गया है फ्रैंकफर्ट की संधि, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, सबका सब आए तो क्या टिक करेंगे, 1871, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो वहां का शासक या सम्राट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। पीने वाला बर्तन मत कर दीजिएगा, पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र, रूस का सम्मान मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ 28 नंबर देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में, इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, तो पुराने कैलेंडर के अनुसार वो अक्टूबर का महीना पड़ता है, लेकिन अगर इस तरह से दे फरवरी 1947, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905, तो नवंबर 1917 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, संदीप सर बताएंगे कि किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारा वाला इतना ही था, खूब बढ़िया से मिला लिए लोग। चलिए इसी तरह आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं कल क्लास में सभी के नंबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सवाल दिया यहाँ पर, किसी पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए दिया तापमान और दाब पर, बी दिया केवल तापमान पर, सी दिया दाब पर, डी दिया पदार्थ द्रव्यमान पर। तो किस पर निर्भर करती है अवस्था, ताप और दाब दोनों पर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है, ऑप्शन नंबर तापमान घटाने से, बी सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से, तो क्या होगा सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, ठोस की विशेषता है निश्चित आकार और आयतन, तो हम पढ़े ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये तो है, अभी कहीं नहीं ना दिया है, ए और बी दोनों इनमें सब नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैस के अणुओं के बीच बल, ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रबल, बहुत कमजोर, शून्य, ठोस जितना प्रबल। तो गैस के अणु के बीच जो अंतरार्विक बल होता है तो बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ब्राउनियन गति किसके लिए देखी जाती है, ऑप्शन ए बड़े ठोस कणों में, तरल अणुओं में, कोलाइडी विलयन में। किसने देखा था, कोलाइडी विलयन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान, अच्छा ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ध्यान देंगे। देख क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर, किसी पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है, उसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, पिंड का घनत्व क्या है, तो सबसे सवाल में जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया, द्रव्यमान यानी एम, एम का मान कितना दिया है, 200 ग्राम। फिर यहाँ दिया गया आयतन, आयतन यानी भी, भी का मान कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, घनत्व, घनत्व यानी रो इक्वल टू वन। तो घनत्व को रो लिखे या डी लिखे, बात है क्या है, तो रू का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम बटा भी, एम बटा भी। और यहाँ ध्यान देंगे, यह जो मात्रक दिया है दोनों मात्रक सीजीएस पॉजिटिव का है, तो यदि हम मात्रक चेंज ना करें तो आंसर भी किस में आएगा, सीजीएस पॉजिटिव में आएगा। और ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में सब आंसर किस में दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसलिए आपको यहाँ मात्रक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो एम का मान कितना है 200 और भी का मान दिया है 100, तो कितना गया 2, यानी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किसने किए थे, थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नहीं, बी दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो क्या ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी तत्वों का द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या, तो बताइए, तो एलिमेंट एक से यहाँ होता है परमाणु संख्या होता है द्रव्यमान संख्या,
तो जो द्रव्यमान संख्या होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो P प्लस N, इसको हम लिख सकते हैं Z प्लस N। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान 400 ग्राम है, घनत्व इतना है, तो आयतन क्या होगा। ध्यान देंगे, अभी क्या दिया, द्रव्यमान यानी m का मान दिया है, ये दिया है घनत्व, तो बोला है आयतन यानी v इक्वल टू वन। किस फॉर्मूला में तीनों होता है, तो घनत्व वाला में होता है, तो रो का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, m बाई v। रो का मान कितना दिया है, तो घनत्व का मान दिया 0.8, तो 0.8, और m का मान दिया है 400, 400। v का मान नहीं पता है, निकालना है, तो v इधर कर दें, तो कितना हो जाएगा 400 बट्टा 0.8, पॉइंट ऊपर है तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 बट्टा 8, से कितना गया 8 पच्चीस 40, यानी 500। तो 500 सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर सीजीएस पद्धति में सब है, तो सेंटीमीटर क्यों, यानी 500 सेंटीमीटर क्यों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सवाल यहाँ पर, यदि किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर, ऑप्शन ए कोई बल नहीं लग रहा है। अब बताइए वेग में जब परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसमें त्वरण है, तो जब त्वरण है तो एफ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े एम ए, जब और द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा, वस्तु है तो द्रव्यमान होगा, और त्वरण भी यानी कुछ ना कुछ बल लग रहा है, तो बल ऑप्शन ए बोल रहा है कोई बल नहीं लग रहा है, गलत, बी है बल लग रहा है, तीन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके, सी दिया स्थिर है, स्थिर तो होगा नहीं, क्या इसमें वेग बदल रहा है, और डी दिया द्रव्यमान शून्य, नहीं वस्तु बोला है तो द्रव्यमान होगा। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी में सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, यदि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और जब उसको हल करते हैं तो एक फॉर्मूला मिलता है ए बराबर एम ए, क्या मिलता है, जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है, बराबर और विपरीत होते हैं, बराबर और समान दिशा में होते हैं, शून्य होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। तो हम लोग पढ़े थे न्यूटन गति तृतीय नियम में, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के बराबर होते हैं, परंतु दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसने किया, किस साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट किए थे लोग, न्यूटन। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो एक गुरुत्वाकर्षण बल के जो शाब्दिक नियम दिए थे कौन, न्यूटन दिए थे। इन ऑप्शन नंबर सी होगा सी टिक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जी का मान है, ध्यान देंगे, तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी करेंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, ऑप्शन ए द्रव्यमान बदलता है, भार नहीं, गलत है, भार बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कैसा होगा, तो चंद्रमा पर भार कम होता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, और चंद्रमा पर ये जो जी का मान होता है अर्थ की तुलना में 1/6 गुना, कितना होता है 1/6 गुना, तो भार भी क्या होगा पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होगा, तो पृथ्वी के बराबर नहीं, पृथ्वी से ये 6 गुना अधिक ना, पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। तो चंद्रमा पर जो भार होगा पृथ्वी से लगभग कितना होगा 1/6 भाग होगा, यदि पृथ्वी पर भार है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। यह सवाल दिया आपको। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त पतन गति में त्वरण किसके बराबर होता है, घर्षण के बराबर नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर नहीं, केंद्राभिमुख बल के बराबर नहीं, संवेग के बराबर नहीं। एक मिनट, सवाल, किसी वस्तु की मुक्त पतन गति में त्वरण किसके बराबर होता है, तो मुक्त पतन गति में जो त्वरण होता है उसका मान पढ़े ना, मुक्त जब पतन होता है त्वरण का मान होता है जी, यानी ए बराबर जी, जी का मान होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी के लिए अलग अलग ग्रह या उपग्रह पर मुक्त पतन के समय गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ सवाल दिया है, वस्तु की मुक्त पतन गति में त्वरण किसके, अच्छा सॉरी इसमें बराबर नहीं दिया है, किसके कारण होता है, बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोला है किसके कारण होता है, ये त्वरण किसके कारण होता है, ध्यान देंगे। तो बताइए त्वरण उत्पन्न होता है बल के कारण, अब गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण, तो ऑप्शन ए दिया घर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्व केंद्राभिमुख बल। एक और बात बता दें आपको, ये जो गुरुत्व देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना पृथ्वी के कारण, इसी कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, इसे हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं, तो इसमें गुरुत्व बल रहता है तो ज्यादा बेहतर होता है। अब बोले केंद्राभिमुख बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक पर केंद्राभिमुख बल होता है, ठीक है, तो दोनों में बेहतर ऑप्शन बी है, तो हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर, किसी लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान 400 ग्राम और घनत्व 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसका आयतन होगा, ठीक है,
अब देखिए टुकड़े का द्रव्यमान यानी m का मान दिया है, m का मान कितना दिया है बाबू 400 ग्राम। बोला घनत्व है रू, रू का मान कितना दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बोला यानी v इक्वल टू वाट। तो बताइए किस फॉर्मूला में ये सब होता है। तो रू बराबर होता है m बटा v। रू का मान दिया 0.8, m का मान दिया 400, अभी नहीं पता है तो v इधर कर दें तो कितना आएगा 400 बटा 0.8। एक मिनट सवाल तो हम लोग देखे थे ना, यानी 500, यानी सवाल रिपीट हो गया है। इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो dt कर दें। खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक बाल्टी का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है और उसमें इतना न्यूटन पानी का भार है, तल पर दाब कितना हुआ। ध्यान देंगे, बाल्टी का क्षेत्रफल इतना है, उसमें इतना भार है, तल पर दाब निकलना है। तो क्षेत्रफल दिया है, ए का मान कितना दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, उसमें 500 न्यूटन पानी का भार है, भार यानी तो बल है, तो एफ का मान कितना दिया है 500 न्यूटन। तो बोला गया है तल पर दाब निकलना यानी प्रेशर निकलना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का मान दिया है 500 और एरिया दिया है 0.2, तो पॉइंट ऊपर 0 हो जाएगा यानी 5000 बटा 2 यानी कितना आ गया ये 25 आएगा ना, 25 तो 2500, तो 2500 पास्कल। तो दिया है 2500 पास्कल। तो पास्कल लिखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, बातें क्या है। तो 2500 न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इस लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 दिया है, समुद्र का पानी का घनत्व इतना है। ओके, यानी घनत्व दिया है, चलिए इसको रो लेंगे। ठीक है, ये किसका मान दिया है, ये रो का मान दिया है। कोई गोताखोर 10 मीटर गहराई पर है, मान लीजिए क्या है ये समुद्र है, और कोई गोताखोर है यहाँ पर क्या है, कोई गोताखोर है जो कितनी गहराई पर है 10 मीटर, यानी गहराई यानी एच, गहराई को हम लोग एच माने थे याद कीजिए, तो कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 10 मीटर गहराई पर है। ओके, तो बोला गया है कि उस पर दाब, दाब क्या हुआ, तो हम लोग पढ़े थे लोग तरल स्तंभ द्वारा इस गहराई पर दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। रो जी एच, जहां रो क्या है उस द्रव का घनत्व, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है तो जितना गहराई पर है। तो बताइए रू, रू का मान कितना दिया है 1030, यहाँ लिख दीजिए 1030 इंटू जी का मान 10 और एच, एच कितना दिया है तो 10, तो 10 तो कितना गया यहाँ पर 1030 और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना गया 1,03,000, तो 1,03,000 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg और उसका आयतन इतना मीटर क्यों है और इसे पानी में डुबाया जाता है, तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना होगा। अच्छा बताइए, हमें निकालना है ऊपर की ओर लगना बल यानी उत्प्लावन बल का मान निकालना है। तो अब बताइए उत्प्लावन बल का वो फॉर्मूला याद है, बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला, यदि याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए थोड़ा सा निकालते हैं। तो याद है हम लोग पढ़े थे लोग, उत्प्लावन बल क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु को मैं डुबा दिया, अब ये वस्तु को डुबा दिए तो इसको ऊपर की ओर बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल। ये जो उत्प्लावन नीचे की ओर क्या लगता है, इसका वेट, वेट माने एफ बरा एम जी, इसे द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें चाहिए एफ बी, क्या निकालना है एफ बी निकालना है ना, तो एफ बी क्या है उत्प्लावन बल है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार, यानी है ना कोई ना कोई भार है, तो भार का फॉर्मूला होता है एम जी, बट किसका भार, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार, यहाँ पर द्रव्यमान किसका होगा वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान। अब ये वस्तु कितना तरल विस्थापित करेगा, जितना इसका आयतन है, तो मानते इसका आयतन दिया है भी, भी क्या है आयतन, इसका आयतन है भी, यानी भी आयतन वाला द्रव बाहर करेगा, तो भी आयतन वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब इसका घनत्व दिया रहता है और भी पता है हमें द्रव्यमान निकालना है, तो बताइए क्या होगा, तो रो बराबर होता है एम बटा भी, तो हम एम को लिख सकते हैं रो इंटू भी, तो जहां एम लिख देंगे रो इंटू भी है, यहाँ जी है तो जी, तो जहां रो क्या है तरल घनत्व, भी क्या है तो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का आयतन, यानी जितना वस्तु पूरा डूबा रहा है, जितना वस्तु का आयतन होगा उतना ही तरल विस्थापित होगा। तब ऐसे भी समझ सकते हैं जितना वस्तु का आयतन उतना ही ये भी होगा। ठीक है, और जी तो पता ही आपको, यानी एफ बी का फॉर्मूला क्या है गया रो भी जी। अब वैल्यू पुट करते हैं, रो, रो माने घनत्व, देखिए घनत्व को दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, हम लोग जानते भी है पानी घनत्व लगभग कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। भी माने आयतन, अब देखिए ध्यान से उसका आयतन इतना दिया, तो जब वस्तु का आयतन इतना, तो इतना ही ना पानी विस्थापित रहे, वस्तु को हम पूरा डुबा रहे हैं, आंशिक रूप से डुबा ही रहे हैं, पूरा डुबा रहे हैं, तो आयतन इतना ही होगा 0.002 इंटू जी, जी का मान कितना होता है 10, तो 10 हो गया, तो गुणा कर दीजिए कितना है 2 एकम 2, या जी कितना 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4, 0.3 अंक पहले लगा दीजिए यहाँ, तो कितना गया 20 है, कितना गया तो 20 न्यूटन आंसर। तो उत्प्लावन बल कितना होगा 20 न्यूटन, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग।
क्वेश्चन नंबर 55 दिया है यहाँ पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम है, आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो क्या होता है अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, कितना डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ तक को लेना है वस्तु का घनत्व, या पिंड का घनत्व, या पदार्थ में जो लिखेंगे, अब बटा यहाँ पर क्या लेना है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व, फॉर्मूला याद कीजिए, आपको याद होगा। ठीक है, अब बताइए हमें चाहिए वस्तु का घनत्व, कैसे वस्तु का घनत्व दिया है तो नहीं दिया है, तो सर इसमें क्या दिया, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, वस्तु का आयतन दिया है, इस डेटा से आप घनत्व निकाल सकते हैं कैसे, तो घनत्व का फॉर्मूला था m बटा v। ठीक है, अब बटा में चाहिए जल का घनत्व, कहीं दिया, तो पानी घनत्व कितना दिया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ग्राम, ये सेंटीमीटर क्यूब, यानी सब एक ही, जितना भी मात्रा इसमें दिया है सब सीरीज पॉजिटिव में, तो मात्रा को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जल घनत्व कितना लेंगे 1, अब बटा में कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ m देखिए, m कितना दिया, m 200 ग्राम से 200, अब बटा में v का मान कितना दिया है 50, तो 50, तो कितना गया 5 का 20, यानी आ गया 4। तो अपेक्षित घनत्व का माना गया 4। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, अपेक्षित घनत्व मात्रक हीन है, बीमा ही नहीं, कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तब बीटी करो। क्यों नहीं होता है सर, देखिए ऊपर भी एक घनत्व नीचे भी घनत्व, तो दोनों का मात्रक सेम, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक था साइंस का क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या शुरू होता है, मैथ का क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 क्या दिया। ठीक है, सवाल ये बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, अब x भी माइनस y भी माइनस, तो माइनस का माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है, इन ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, समीकरण 2x + 3y = 6 किस प्रकार का है। अब ऑप्शन ए दिया है रेखिक समीकरण, दो चरों में, सही बात है, इसमें दो चर है, चूंकि दोनों चर का पावर 1 है, यानी रेखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण तो है नहीं, किसी घात दो नहीं है, एक चर ना, यहाँ चल होगा, चल नहीं माने चल नहीं हुआ, चर होगा, घन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए, 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 3x + 2y = 12 का रेखा चित्र किस प्रकार की रेखा है, तो हम पढ़े दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो एक चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण है तो उसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सीधी रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन √2 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए दिया परिमेय, बी दिया अपरिमेय, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 दिया यहाँ पर, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो विपरीत कोण कहलाते हैं, ध्यान देंगे, दो रेखा काटने के बाद किया गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो विपरीत कोण माने इस कोण का विपरीत कोण ये है, और इसका विपरीत कोण क्या है, ये, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ऑप्शन ए दिया है समकोण, बी दिया समपूरक कोण, तो समकोण तो होगा नहीं, संपूरक कोण होगा नहीं, सी दिया ऊर्ध्व कोण, डी दिया समांतर, समांतर तो होगा नहीं, यानी कौन बचा ऑप्शन नंबर सी, तो सी का। ओके, तो हम इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, एक और जानिए इसे ऊर्ध्व कोण भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 61 दिया यहाँ पर, चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर। अगला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए समभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने पढ़े समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर। पाई का मान किस प्रकार की संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक, तो पाई का मान क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसका मान की जहां तक बात है तो हम जो इसका मान लिखते हैं 22/7, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का लगभग मान होता है 22/7, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करो। ओके, अगला क्वेश्चन, x² + 2x + 1 किस प्रकार का बहुपद है, तो कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, घन बहुपद, स्थिर बहुपद, तो द्विघात मान से घात 2, तो बताइए इस बहुपद घात कितना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेखिक माने क्या होता है, घात 1, और घन बहुपद माने घात 3, और स्थिर बहुपद माने क्या हुआ, एक कांस्टेंट, यानी सिर्फ कोई 5 4 3 ऐसा कुछ रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर, हिरोन के सूत्र से किस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाता है, किसका निकल जाता है, त्रिभुज का निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर। अगला क्वेश्चन, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बताइए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 लिखते हैं, सवाल यहाँ पर, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr², इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। अगला, यदि p ऑफ x = x³ - 1 हो तो इसका घातांक है, अब जैसे घातांक है, जैसे घात बताना, बताइए कितना है, 3 है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला, बिंदु इतना किस अक्ष पर है, तो बताइए
तो हम लोग पढ़े थे एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y पर x 0 होता है, तो यहाँ पे x 0 है नहीं y पर है। जब बनाकर चेक कर सकते हैं, बताइए 0 का मान 5 कहाँ होगा, तो x का मान 0, y का मान 5 है यहाँ पर, तो y अक्ष कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, सबसे सिक्का उछालने का बात किया गया, तो प्रायिकता हम पढ़ते सबसे सिंपल से लिखते हैं, तो सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावना है हो सकता है हेड आए नहीं तो टेल आए। किसका प्रायिकता निकालना है, तो उस इवेंट उसको इवेंट ई मान लेते हैं, किसका निकालना है, तो बोला हेड आने की प्रायिकता यानी हेड। अब देखिए निकालना है इस इवेंट की प्रायिकता यानी पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े लोग पी ऑफ ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, तो ई में कितना दिया है 1 और एस में दिया है 2 यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्या होता है, जो आज आप लोग का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आप पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।